कोई ईवीएस से संबंधित नहीं है, मतलब समझिए हमारी बात को, हमने ईवीएस की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमने कहा है कि हम 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन कराएंगे, इस चीज़ की जिम्मेदारी हमने ली है। किसने क्या पढ़ाया है, किसने कब क्या नहीं पढ़ाया है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी क्लास है। अगर आपको ईवीएस की क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है उसकी क्लास लेनी है तो आप के सर आते हैं, उनसे आप एक बार बोलिए प्रत्यक्ष रूप से कि सर जी हमको ये वाली क्लास पढ़ा दीजिए, आपने ये वाला नहीं पढ़ाया, ये वाला पढ़ाया है, ठीक, तो वो आपको पढ़ा देंगे उन्होंने जो नहीं पढ़ाया है, अगर संविधान से फुर्सत मिल जाएगी तो, ठीक है ना। और संविधान पढ़ लीजिए आप लोग कायदे से, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इस बार टी में नहीं आएगा, लिख के ले लो हमसे, तुम पक्का बता रहे, पक्का लिख दिया, लो लिख दिया, यूपीटीटी संविधान एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ जाए ना तो जिसमें कह लेना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो एक आएगा, लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता हमें, ठीक है। हैं नहीं, पढ़ाने की बात नहीं, संविधान भी सही है, लेकिन सुनिए आप लोग देखो वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं भैया, ठीक है, उनको जो सही लगता है वो पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोगों का दायित्व क्या है, देखिए आपका दायित्व ये है कि जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो, जो चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बोल दो भैया को तुरंत वो पढ़ा देंगे, 2 मिनट लगेगा कवर करा देंगे आपका पूरा। लेकिन अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो वो तो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना, वो भी अपना कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं कर रहे हैं। अब जो भी हो जिसका हो, क्या बताएं, हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ में सिर्फ इतना है, हम भाई बोल देते हैं, बाकी अब कोई माने ना माने अलग की बात है। आप लोग भी, हम खड़े रहते हैं पीछे, कोई नहीं, कोई मतलब लिख के भी नहीं देता कि किसी भी टीचर से बोलो आप, जिसका जो सब्जेक्ट छूटा हो उसको बोलो लिख के, वो करेगा उसको, लेकिन एक प्रयास करना चाहिए आपको ना। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, शुरू करें अपना टॉपिक, हम नहीं हमारा रह जाएगा खाली चलेगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ करिए, जो अब फिर बोलना हूँ अंतिम बार, इसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम कुछ बोलते नहीं, जब कोई बच्चा ही नहीं कोई कहता क्लास में कि क्या चलना चाहिए, क्या सब शुरू हो जाता है राज्यसभा लोकसभा, विधेयक पास होने लगते हैं, तो आपका भी विधेयक पास होने लगता है उसी में बैठ के, आपकी भी कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है। यहाँ से लाउड स्पीकर महोदय शुरू होते हैं, राज्यसभा लोकसभा कुछ बोलती ही नहीं है। जब तक राज्यसभा लोकसभा विरोध नहीं करेगी तब तक कैसे बिल पास होगा, विरोधी नहीं होता कोई, मतलब सब बहुमत दे देते हो तो क्या मतलब फिर, है ना। हमारा तो कोई सदन ही नहीं है ना, एक तरफ राज्यसभा एक तरफ लोकसभा, है ना। हम तो ठहरे बाद में राष्ट्रपति वाला रोल रहता है, जो मिल जाता है उसी में ऑटोग्राफ दे देते हैं, वो भी हमारा कोई स्थायी नहीं है, कब कौन सरकार हटा दे हमें, है ना। चलो चाओ टॉपिक डालो, अभिप्रेरणा। इससे 1 से 2 प्रश्न हर साल आते हैं यूपीटीटी में, 2 प्रश्न यूपी टेट। और देख लेना भैया, मिला लेना परीक्षा वाले दिन, जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना उतना ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, देख लीजिएगा आप, ठीक। नहीं आरटी एक्ट तो हम ऐसे लास्ट में बता रहे थे, उसको पूरा करा देंगे, ठीक है। उसमें कुछ नहीं बताना, बार आरटी एक्ट कब आया, कौन से सन में संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन हुआ, ठीक है। आरटी एक्ट पहली बार राज्यसभा में कब आया, लोकसभा में कब आया, राजपत्र में कब घोषित किया गया, कितने से कितने बच्चों के लिए है, ठीक है। यही सब चुटर पुटर क्वेश्चन आते हैं तो हम करा देंगे, लिखवा देंगे, 10-10 क्वेश्चन लिखवाएंगे डेली अब, इम्पोर्टेंट। तो टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए ये साइकोलॉजी का सबसे सशक्त और स्टेबल टॉपिक है, ये आपके जीवन पे भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ठीक। यही वो टॉपिक है जो आपके जीवन में, ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक। तो रोल क्या प्ले करता है इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए, और मोटिवेशन ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कुछ हो ना हो आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। अभी एक पिक्चर आने वाली है लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की, इस पिक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। ये पिक्चर एक हॉलीवुड की रीमेक है, वो पिक्चर हमने देखी है, नहीं देखी नहीं है, सुना है, सॉरी माफ़ करिएगा। हमने 3 पिक्चर देखी हैं, जय माता दी, जय संतोषी माँ और जय राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि पाप ज़्यादा बढ़ गया है धरती पर, ठीक है। तो इस पिक्चर को जरूर देखिएगा। इस पिक्चर में असली मोटिवेशन दिखाया गया, इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो मानसिक रूप से क्या है, क्योंकि समावेशी शिक्षा पर थी इसलिए हमने थोड़ा सुन लिया इस पिक्चर के बारे में, ठीक है। शारीरिक रूप से अक्षम, मानसिक रूप से अक्षम होता है एक व्यक्ति, और वो अपने जीवन में प्रेरित होकर कहाँ पहुँच जाता है ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक। तो सकारात्मक प्रेरक उसको मिलते जाते हैं और वो जीवन में आगे बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रतिभा है, आईक्यू है कि नहीं है, प्रतिभा है कि नहीं है, आप किस वर्ग से आते हैं इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा है कि आपने रायबरेली के नंबर टॉप 1 स्कूल में पढ़ा है, ये भी इम्पैक्ट नहीं करता आपकी सक्सेस और विफलता पे।
इम्पैक्ट करता है तो क्या, अभिप्रेरणा। अगर ये आपके पास है तो फिर आप चाहे जिस लेवल से हो, चाहे जहाँ से हो, उठ जाएंगे ऊपर अपने आप, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए जो पेपर में डायरेक्ट आती हैं, सीधे पूछा जाता है। अभिप्रेरणा के कुछ टाइप्स होते हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने आधार पर अभिप्रेरणा को डिवाइड किया है। पेपर में सीधे पूछ लेता है कि अभिप्रेरणा को अर्जित और जन्मजात आधार पर किसने बताया, अभिप्रेरणा को कृत्रिम एवं स्वाभाविक रूप से किसने बताया, अभिप्रेरणा को संवर्धक और आपके प्रेरकी कारक के रूप में किसने बताया। ऐसे करके कई वैज्ञानिक हैं जो डायरेक्ट पूछ लेगा पेपर में और आपको जानकारी के अभाव में क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक, जिसके लिए थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले तो ये जानो कि अभिप्रेरणा के बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी विवेचना दी। तो सबसे पहले और सबसे मूलभूत वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आप जानते हो, नाम है उनका अब्राहम मैस्लो, लिख लो। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को दो प्रकार का बताया, 2 टाइप्स की अभिप्रेरणा बताई थी। और अक्सर पेपर में अब्राहम मैस्लो को तो पूछता नहीं, दूर दूर तक वो सीधे पेपर में कहता है अभिप्रेरणा होती है जन्मजात, अर्जित, दोनों, कोई नहीं। तो दोनों होती है, यही आया ही क्वेश्चन। अब हम ये क्वेश्चन भी बता दें आपको कि कैसे पूछने वाला है क्वेश्चन। वो इन्हीं अब्राहम मैस्लो को पकड़ लेता है और अब्राहम मैस्लो से पूछता है कि बताओ भैया कि जब अभिप्रेरणा जो होती है वो कैसी होती है, अभिप्रेरणा कैसी होती है। एक होती है जन्मजात और दूसरी होती है अर्जित। जन्मजात और अर्जित, जन्मजात में भूख, प्यास, नींद, विश्राम, ठीक है, जितने भी आपके जीवन के जो आपके नौसार्गिक प्रवृत्तियां होती हैं, नौसार्गिक प्रवृत्ति समझते हो। एक क्वेश्चन और आता है, जन्मजात की जगह पे लिखा रहता है या हाँ, अब जन्मजात की जगह पे लिखा रहता है नौसार्गिक, लिख के दे देगा अभिप्रेरणा होती है नौसार्गिक, ठीक है, कृत्रिम, दोनों, कोई नहीं। अब वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो जन्मजात का एक और मतलब होता है नौसार्गिक। नौसार्गिक का मतलब होता है जो नेचुरल हो, स्वभाव में हो, जो क्या हो, फिक्स हो। और इसका प्रयोग एक जगह और होता है, वो है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति को भी नौसार्गिक कहा जाता है, क्योंकि एक महान वैज्ञानिक था, उसका नाम था मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा था अभिप्रेरणा की व्याख्या मूल प्रवृत्ति से की थी। अभिप्रेरणा, ये वही वैज्ञानिक है जिसने अभिप्रेरणा को क्या कहा था, ये भी एक प्रकार की क्या है, मूल प्रवृत्ति है। इसी का सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर। हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर किसने दिया था, मैकडूगल ने। और इस सिद्धांत का नाम क्या है, हिंदी में आता है मूल अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। किसने दिया था, मैकडूगल ने। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर। पुस्तक पूछ लेता है कभी कभी तो एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। हम अभी सब लिखा रहे हैं, परेशान ना हो, पहले सुन लिया करो, ये हमारा पढ़ाने का एक तरीका है। आप लोग परेशान होने तो लिखने लगते हो। आप देखो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पहले सुनाई हैं और आप पढ़ा रहे हैं, नहीं महसूस होता ये चीज़, ये महसूस ही नहीं होता होगा आप लोगों को। कभी महसूस हुआ ये चीज़, इतने दिन से पढ़ रहे हो, कभी महसूस नहीं कर पाओगे ये वाली चीज़ कि हम पहले पढ़ा के, क्योंकि हमको एक शिक्षण सूत्र लगाना होता है, ज्ञात से अज्ञात। और ये चीज़ें ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके पास ज्ञातो नहीं, ना कभी रोडोप नहीं सुने हो इनका आप लोग। तो अब हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता है, एक बार इनका नाम धुंधला धुंधला आपको, तब आपको इतना तो याद है तो हाँ इस वैज्ञानिक के बारे में हमने सुना है, तो आपका क्या जुड़ जाता है, कनेक्शन, साहचर्य बन जाता है कि कभी सुना है तो लाओ इसको सुने, क्या है इसके बारे में, समझ रहे हैं। टेलर, जो पिक्चर के टेलर आते हैं ना, वो साहचर्य सिद्धांत पर आते हैं। पहले आपको एक टेलर दिखाया जाता है, उसके बाद पिक्चर दिखाई जाती है, ताकि आप जब पिक्चर देखने जाओ तो आपका एक साहचर्य बन जाए पिक्चर से। क्योंकि कभी कभी अरे आप लोग सीरियल देखती हो, हजारों सीरियल आते हैं हर चैनल पे, लेकिन कौन सा सीरियल ज़्यादा देखते हो जिसमें क्या हो जाता है, साहचर्य बन जाता है, जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अच्छा, सबका अपना अपना तरीका होता है अच्छा लगने का, उसी तरीके से वो अपना उसको बिहेवियर में ले आता है, उसी को देखता है। नौसार्गिक मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं, नौसार्गिक का शब्द का प्रयोग एक जगह मूल प्रवृत्ति के लिए भी होता है, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए नौसार्गिक गुण होता है, मान लिख दे मूल प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा, अभिरुचि, अभिक्षमता, तो क्या लगाओगे, मूल प्रवृत्ति। क्या लगाओगे, मूल प्रवृत्ति। समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। चलिए, तो आपने मैस्लो के आधार पर सुन लिया कि मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक वैज्ञानिक है गैरेट, अगला वैज्ञानिक है गैरेट। गैरेट के आधार पर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में, इन वैज्ञानिकों को मेंशन करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं इंपॉर्टेंट है, इनके प्रकार धर देता है पेपर में कि कौन सा प्रकार है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा स्वाभाविक और कृत्रिम।
दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक और कृत्रिम प्रकार की अभिप्रेरणा होती है गैरेट महोदय के अनुसार। ठीक है, एक महोदय थे गैरेट, उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक होती है और एक कृत्रिम होती है। ठीक है, लिख लिया, आगे चलें। चलिए, एक वह महोदय है, उनका नाम है थॉमसन, इनको भी लिख लो, क्या पता आ ही जाए। थॉमसन महोदय ने भी अभिप्रेरणा के बारे में बताया। अभिप्रेरणा के बारे में बताया कि अभिप्रेरणा जो होती है स्वाभाविक और मनोसामाजिक होती है। ये पेपर में आ सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को मनोसामाजिक तथ्य बताया, तो कौन होंगे? थॉमसन। अभिप्रेरणा का मनोसामाजिक प्रभाव भी होता है। ठीक है, देखिए मोटिवेशन कई प्रकार का होता है, अभी घटक पढ़ाएंगे मोटिवेशन के तो बताएंगे, आवश्यकता, प्रोत्साहन और अंतर्नोद, ये अक्सर आता है परीक्षा में टीटी में। ठीक है, जिसमें प्रमुख घटक क्या होता है हमारा? अंतर्नोद या प्रणोद बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये भी अपनी जगह में विशिष्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मनोसामाजिक कारक भी हमारी अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा कारक बनता है। ठीक, जैसे आप सब यहाँ बैठे हो तो सबका अपना अपना अलग अलग मोटिवेशन है। ठीक, कोई जीवन में किसी वजह से अभिप्रेरित है, कुछ करना चाहता है, कोई जीवन में किसी वजह से अभिप्रेरित है, जीवन में कुछ करना चाहता है। ठीक, किसी की इच्छा सिर्फ और सिर्फ समाज में संपत्ति अर्जित करना है, नाम अर्जित करना है। ठीक है, अपनी इज्जत बढ़ानी है, लोगों को सब चीज़ दिखाना है कि मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास मोबाइल है एप्पल का। ठीक, सबकी अपनी अपनी मनोसामाजिक दशाएं होती हैं और सब अपने अपने आधार पर प्रेरित हैं क्रिया करने के लिए। कोई IAS PCS बनना चाहता है अपने परिवार में सबको दिखाने के लिए। ठीक, हर एक तरीके का आदमी है। ठीक, और कभी कभी अभिप्रेरणा हमें समाज से भी मिल जाती है, समाज से भी मिलती है कि कभी कभी समाज से भी कुछ को अभिप्रेरणा मिलती है, और समाज से जो अभिप्रेरणा मिलती है वो डायरेक्ट आपको अटैक करती है प्रणोद पर। प्रणोद क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद सुनोगे, प्रणोद क्या चीज़ है। ठीक, प्रणोद या इसी को अंतर्नोद कहते हैं, और ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि अभिप्रेरणा में निहित होता है अंतर्नोद। अब प्रणोद अंतर्नोद क्या होता है, ये जब घटक पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो ये हमने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि अभिप्रेरणा का सीधा एक प्रश्न आता है, जहाँ अभिप्रेरणा लिखे हो वहाँ पर एरो मार कर लिख लो, अभिप्रेरणा में निहित होती है क्या? अंतर्नोद या प्रणोद। प्रणोद लिख लो या अंतर्नोद लिख लो, ये शब्द सीधे मिलेगा, जैसे मूल प्रवृत्ति मिलती है ना सीधे, संवेगों में निहित होती है मूल प्रवृत्ति ऑप्शन होता है, सीधे टिक मारना होता है बिना सोचे समझे। हम आपको ऐसे कीवर्ड बना बना के दिखा रहे हैं जो उस पेपर में कभी भी अभिप्रेरणा, जैसे संवेग भावात्मक पक्ष के बारे में पूछेगा तो हमेशा मूल प्रवृत्ति घुसड़ देगा उसके अंदर। कभी भी अभिप्रेरणा पूछेगा तो अंतर्नोद जरूर पूछ लेगा डायरेक्ट। समय बचाओ, सीधे लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा किससे कनेक्टेड रहती है? अंतर्नोद या प्रणोद से। अभी समझ में आएगा। तो आपके 2-3 वैज्ञानिक हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब हेडिंग डालिएगा अभिप्रेरणा के घटक या तत्व। अभिप्रेरणा के घटक या तत्व, हेडिंग डालिएगा अभिप्रेरणा के घटक या तत्व। घटक या तत्व, 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। टीटी का कोई भरोसा नहीं, कहो सीधे पूछ ले अभिप्रेरणा के कितने तत्व, तो कहेगा 3, 1 2 3। उनको क्वेश्चन बनाने की सहूर नहीं है, बेइज्जती कराए हैं। ठीक है, और पता नहीं किसने PNP को कार्यभार दे रखा है विभागीय परीक्षा कराने का। ठीक है, एक भी परीक्षा ढंग की नहीं करा पाते ये लोग, और खिलवाड़ होता है बच्चों के साथ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो असफल हो गए 1-2 नंबर से, और उनके गुणांक बहुत अच्छे थे, अगर वो पास हो गए होते तो नौकरी पा जाते। लेकिन ना तो उनका आधा तो उनका TT चौपट कर दिया, आधों को फिल्टर कर दिया, और आधा उनका सुपर टेट ले डूबा आधों का। सुपर टेट के भी 4-5 क्वेश्चन चैलेंज हैं, आज भी चैलेंज हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई। वो सुप्रीम कोर्ट टू सिंगल बेंच, सिंगल बेंच टू डबल बेंच, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से आगे डबल बेंच, और अभी भी कोई निर्णय उसका नहीं आया। कितनों की ज़िंदगी झूल रही उन्हीं 5-6 क्वेश्चनों में, और अगर आ भी जाएगा तो अब कौन सा भर्ती करने वाले हैं वो, लिए घूमो। ठीक है ना, कितने तो कोर्ट का आदेश लिए घूम रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं करते वो लोग, भरते ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ऐसा पेपर करके आइएगा कि पूरा पूरा कर आइएगा पेपर, उसमें 1-2 नंबर वाला गुंजाइश ना रहे। चलो, घटक या तत्व। अभिप्रेरणा के 3 घटक होते हैं, बताया था हल महोदय ने, नाम था उनका हल, याद रखना।
आ जाए पेपर में कि हल के अनुसार अभिप्रेरणा के घटक हैं तो 3 दिखाएगा, 1 गायब कर देगा। और वैसे हल वल कुछ नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता है अभिप्रेरणा के 3 घटक हैं तो 3 ये रहेंगे, 1 फालतू का रहेगा, या 1 दे देगा इसमें से, 1 केवल अंतर्नोद ही देता है और बाकी फालतू के देता है, कहता है कौन सा मेन घटक है। तो क्या बताओगे? अंतर्नोद। ऊपर लिखवा दिया। तो सबसे पहले होती है आवश्यकता। आवश्यकता, आवश्यकता तो हर जगह है, नीड नहीं होगी तो दुनिया में अधिगम टॉपिक में पढ़ चुके हैं हम। हल महोदय ने पहले कहा था, ठीक है। आवश्यकता ही क्या है? अधिगम की जननी है, ठीक है। अधिगम आवश्यकता पूर्ति से होता है, किसने कहा था? हल महोदय ने पहले बता रखा था ये बात। दुनिया में कोई काम बिना आवश्यकता के तो हो ही नहीं सकता, नीड सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि अब्राहम मैस्लो का भी हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत या पदानुक्रमिकता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा की पदानुक्रमिकता का सिद्धांत, उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग। उन्होंने भी पहली आवश्यकता क्या बताई? जैविक या दैहिक आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी नीड आती है, उसके बाद हम क्रियाकलाप शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आवश्यकता आती है। दूसरे नंबर पर आता है आपका प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, और लास्ट में आता है प्रणोद या अंतःनोद। यही 3 घटक होते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट घटक होता है अंतर्नोद और प्रणोद, ठीक। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था हिलगार्ड। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था हिलगार्ड, लिख लेना। हिलगार्ड एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्या? उनका नाम था हिलगार्ड। कौन से गार्ड? हिलगार्ड, मेडीगार्ड नहीं, हिलगार्ड, याद रखना मेडीगार्ड से। हिलगार्ड, हिलगार्ड जो है, हिलगार्ड महोदय ने एक बात बोली थी, कहा था कि आवश्यकता से ही अंतर्नोद का जन्म होता है। तो ये कथन पूछा जाता है, आवश्यकता से ही प्रणोद का जन्म होता है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो सीधे बता देना हिलगार्ड, लिख लो, 1 नंबर का लिख लो, नीचे एरो मार के ऐसे, इधर एरो मारो और लिख लो, आवश्यकता से ही अंतर्नोद या प्रणोद। जब तक जानोगे नहीं ना इनके बारे में व्यक्तिगत, तब तक अंतर्नोद बड़ा अजीब लगेगा। अभी हम समझाते हैं अंतर्नोद क्या है, ठीक है। इतनी बार अंतर्नोद सुन लोगे तो क्यूरियोसिटी अपने आप आ जाएगी अंदर से, ठीक है। जिज्ञासा आ गई तो फिर विषय आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सबसे पहले थॉर्नडाइक का पहला नियम लगाइए, तत्परता या तत्परता का सिद्धांत, ठीक है। क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से उस चीज़ के लिए जिज्ञासु हो गए तो फिर वो चीज़ आपको आने से कोई रोक नहीं सकता। साइकोलॉजी हर जगह लगती है, कभी भी हतोत्साहित होना, यही मनोवैज्ञानिक लोग हैं जो आपको उठा देंगे ऊपर, और यही है जो गिरा देंगे। और कभी कभी जब काफ़ी मन उदास हो जाया करे तो कोई मोटिवेशनल वाली पिक्चर देख लिया करिए, थोड़ा सा मन क्या हो जाएगा आपका? प्रसन्न हो जाएगा। नहीं तो गाना सुन लिया करिए, तब भी मन प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि अभी आगे पढ़ाएंगे, संगीत ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को क्या करती है? प्रेरक का काम करती है, सकारात्मक प्रेरक, ठीक। अब ये नहीं कि अताउल्ला खां वाले लगा लेना किशोरावस्था में, है ना, मोटिवेशनल वाले लगाना कि पता चला रो रहे हो, है ना भाई, किशोरावस्था, ठीक है ना। और फिर नवसार्गिक जन्मजात प्रवृत्तियाँ तो लेकर आदमी आता है, क्रोध, भय और प्रेम, और जीवन पर्यंत ये डेवलप्ड होती हैं। और अभी आगे हम लोग संवेग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे गिलफोर्ड को। गिलफोर्ड ने कहा था कि मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वे रिपीट करती हैं, और जब रिपीट करती हैं तो नए प्रकार के संवेग ले आती हैं, और वो किशोरावस्था में ज़्यादा लाती हैं, ठीक है। जैसे करुणा, करुणा, रोना सबसे ज़्यादा किस अवस्था में आता है? किशोरावस्था में। और वृद्धावस्था में तो अपनी बेवकूफ़ियों पर रोते हो, समझे। किशोरावस्था में गलती कर, जानबूझ के गलती करके रोते हो, और वृद्धावस्था में अपनी बेवकूफ़ियों पर रोते हो कि क्या बेवकूफ़ी करते थे किशोरावस्था में। पढ़ लिए होते तो हाई स्कूल में नंबर ले आए होते आज, तो आज यानी कितना नंबर हमारा कवर हो गया होता है ना। खैर कोई बात नहीं, लिखित परीक्षा एक अवसर दे रही है उन व्यक्तियों को जिन्होंने विद्या क्वेश्चन बैंक, राहुल क्वेश्चन बैंक से पढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लगा के। उनको एक मौका योगी जी ने दिया है कि आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकें तो दिखाइए और अच्छा अंक लाइए, और एक योग्य शिक्षक बनकर क्या करिए। उन्होंने एक अच्छा काम किया कि ऐसे बच्चे जिनका गुणांक कम है उनको प्रतिभा दिखाने का क्या दिया है? एक अवसर दिया है। दोबारा हाई स्कूल कर सकते हो, दोबारा इंटर कर सकते हो, तो कर नहीं सकते तो अगर एकेडमिक से हो जाएगी भर्ती तो फिर प्रतिभावान लोग तो घुस जाएंगे ना। बताऊं मैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको, समझ रहे हैं। सिस्टम है, सब लोग इसी में रह रहे हैं तो हम भी रह रहे हैं, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है कभी कभी कि सरकारी स्कूल या कहीं के भी अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो जिनके पास धन नहीं होता, जो प्रतिभाशाली होते हैं, उनका गुणांक अच्छा नहीं आता, लेकिन वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनका मेरिट नहीं अच्छा आता, एवरेज वैल्यू रहती है उनका। फिर वो एडमिशन लेने जब जाते हैं फिरोज गांधी, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 10-20 हज़ार रुपये दे के किसी जगह ठेका देते हैं और वहाँ से BSc MSc हो जाए उसका, है ना।
है ना, ऐसा सिस्टम बना रखा है लोगों ने, ठीक है। और उसमें होता क्या, जो बेचारे जाते हैं एडमिशन लेने, तो यहीं बगल में देख लो कॉलेज है, उसमें एडमिशन होता है। जब लिस्ट चप्सा होती है तो 89.999% वाले का चयन होता है सबसे पहले, और रिजल्ट कितना परसेंट आता है, 1%। हम नहीं ये बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं 1%। एडमिशन लेते हो तुम 99.99% वाले का रिजल्ट देते हो, 1% क्या मतलब हुआ ये। और जो बेचारा अच्छा बच्चा होता है वो वापस घर लौट जाता है, ये BA कर लेता है जाके, उसकी प्रतिभा वहीं दमित हो जाती है। वरना अगर 99.99% वाले 200 लोगों ने एडमिशन लिया है तो फिर 1% रिजल्ट कैसे, हाउ? इसकी तो जांच होनी चाहिए, CBI, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और माइक लगाना चाहिए ऐसे बच्चों के सामने कि आपने 89.9% लिया और आप जिले के सरकारी स्कूल में पहले स्थान पर हैं, आप मुझे बताइए ग्रिग्नार्ड रेजिडेंट कैसे रिएक्शन करता है। अगर बता दिए तो जिसमें कुत्ता खाता उसमें खिला देना। ये वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, कोई आपको वो नहीं कह रहा हूँ कि कोई मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पे जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। तो प्रतिभाशाली लोग तो ध्वस्त हो जाते हैं ना, और जो बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं वो तो अपना निकल जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोगों की बात कर रहा जिनके एकेडमिक में नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता में ज्ञान उनका अर्जन बहुत कम है। और किस हिसाब से वो लोग कहते हैं, वहीं पर बेचारा वो चला जाता है। फिर उसके बाद पैसा है क्या कि वो 7,000 रुपये देके किसी एडेड कॉलेज या किसी कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा वो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। तो उसी के लिए हमको लगता है कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो दिखाओ, नंबर लो और निकल जाओ। अगर एकेडमिक आपका किसी से 5% कम है, कोई आप सेकंड डिवीजन, आप थर्ड डिवीजन हो, आप लिखित में 20 नंबर ज़्यादा लेके आओ, 80% वाले के बराबर हो जाओगे। 4 गुणांक बढ़ता है 10 नंबर पर, पता है, 4 गुणांक, केवल 20 नंबर ज़्यादा लाना है, पहुँच जाओगे 80 नंबर वाले के बराबर। 4 गुणांक बढ़ेगा भैया, 10 अंक बढ़ाओगे सुपर टेट में 60% लिया जाता है, 10% नहीं लिया जाता है। तो बहुत सोच समझ कर ही रणनीति बनाई गई है शिक्षक भर्ती की। तो अब इसमें उनको फ़ायदा होगा जो पढ़ेंगे अच्छे से बच्चे, उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है। चलिए, आवश्यकता, प्रोत्साहन, अंतर्नोद, ठीक है। ये कहाँ है, सुनो। तो अभी एक वैज्ञानिक का नाम लिया था हमने, क्या नाम था, हिलगार्ड। क्या नाम था, हिलगार्ड महोदय ने बताया कि आवश्यकता से ही क्या आती है, प्रणोद आता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रणोद जानते हो क्या, बहुत दूर सुन रहे हो देर से, प्रणोद प्रणोद प्रणोद। कभी कभी आपको, जैसे हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक जब अधिगम पढ़ा रहे तो हमने बताया था कि एक सिद्धांत पढ़ाया था, संबंधवाद का सिद्धांत बताया था। संबंधवाद का सिद्धांत पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत पढ़ाया था, संबंधवाद का। और हमने वहाँ पे बताया था कि उद्दीपक का प्रभाव, या सीखने के 3 नियम में भी एक नियम आता है प्रभाव का नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो थॉर्नडाइक ने दोनों जगह कहा था कि अगर जिस उद्दीपक के लिए हम क्रिया कर रहे हैं, अगर उसका इम्पैक्ट हम पर अच्छा पड़ेगा तो जरूरी है कि वो क्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। तो सीधी सी बात है, आपको कोई ना कोई समाज में कोई ना कोई तो उद्दीपक ऐसा होगा जिसने आप पर प्रभाव डाला होगा और आप उसको दोबारा दोहराने जाओगे। एग्जाम्पल जैसे बतासे की दुकान, आप में से सबने बतासे खाती हैं आप लोग। अब आप लोग बतासा, किसी न किसी दुकान के बतासे मुंह में लग गए होंगे। अब वहाँ का उद्दीपक आप पे अच्छे से बतासे ने प्रभाव डाल दिया। अब जब भी मन करता होगा दोबारा उसकी दुकान जाती होंगी ना। अब मान लो किसी दिन बहुत मन कर गया, बहुत मन कर गया, उद्दीपक ने प्रभाव डाल रखा है, अनुक्रिया बार बार कह रही है कि उस उद्दीपक के लिए अनुक्रिया करो, करोगे है ही। थॉर्नडाइक ने बोल रखा है कि अगर उद्दीपक का प्रभाव अच्छा आप पे पड़ा, जीवन में कोई भी उद्दीपक अगर आप पे अच्छा प्रभाव डाल दिया तो चाहे वो जितना खतरनाक हो आपके लिए, आप उसको करके ही दम लोगे। और उदाहरण है देखो, टोबैको इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, प्रभाव डाल दिया, करेंगे तो है ये, जो दम है तो रोक लो, किसी की कर रहे हैं लोग, ऐसा उद्दीपक है वो। और थॉर्नडाइक क्या गलत कह गया, आप जानोगे कि ये आपके लिए जानलेवा है, लेकिन फिर भी आप उसको दोहरा डालोगे, बड़े आराम से दोहराओगे, खुशी खुशी दोहराओगे, गर्व से पैसा खर्चा करके। और लोग तो स्टॉक जमा कर लेते हैं कि कल पता नहीं मिलेगा कि नहीं। देखा था ना अभी आपने लॉकडाउन में कैसे लाइन लग रही थी, मतलब विदेशी भी देख के हंस रहे होंगे कि यार ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ, है ना। WHO भी हंस रहा होगा कि ये क्या तमाशा हो रहा है यार, मतलब हद मचाए हैं लोग। लॉकडाउन 2 महीना आदमी एक दूसरे की शक्ल देखने की तरस गया और एकदम से देखने लाइन लगी है कि भैया हम भी लेंगे। क्या मतलब है यार, ये सब क्या है, मजाक का विषय है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा अभी आपको, हाँ आप करोगे तो अब वही चीज़ यहीं पर भी, यहाँ पे भी आती है। अगर आप किसी उद्दीपक के लिए अनुक्रिया कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, प्रभाव पे अच्छा डाल रहा है, तो आप क्रिया दोहराओगे, जरूर दोहराओगे। अब मान लो आपको इतना आप दोहरा चुके हो तो स्वाभाविक सी बात, इतना तो लर्निंग आपको पता ही होगा, लर्निंग कर ही चुके हो। अब देखो अभी प्रेरणा क्या है, कैसे जन्म लेगी, अंतर्नोद। बतासे का प्रभाव वो जबरदस्त है आपके अंदर। अब आपका एक दिन मन हुआ कि आज यार बतासा खाने का मन है, पहुँचो भैया बड़े उत्साह के साथ। बता, सबका किसी चाउमीन में उद्दीपक बैठ जाता है,
किसी का मोमोज में बैठा है तो किसी का गुमटी पे बैठा है, सबका अपना अपना, किसी का चाय की दुकान पे बैठा है, सबका अपना अपना क्या है, अपना अपना उद्दीपक, अपना अपना परवर्ग, सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। नहीं बजा रहे हैं, जरूरी थोड़ी किसी को घुइयाँ पसंद है दूसरे को भी घुइयाँ पसंद हो, उसको बैंगन पसंद है उसका बैंगन में उद्दीपक है, सब अपना अपना सेट करके बैठे हैं उद्दीपक, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी ना कि एक आदमी का 3-4 जगह, और जो एक से ज़्यादा जगह है उसका तो फिर अलग हिसाब किताब है, ठीक है। चलिए अच्छा, मतलब अलग हिसाब किताब का मतलब ये है कि मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक अर्जुन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक बार में एक, दो देखोगे तो एक पर भी नहीं लगेगा निशाना, ठीक है। ऐसा अर्जुन महोदय ने यही तो किया था अपने टारगेट को पाने के लिए। तो अभिप्रेरणा में भी टारगेट एक, ये नहीं कि शिक्षक बनना चाह रहे हो बगल में यूपी पीसीएस में भी लार टपका रहे हो, तो ना रहोगे यूपी पीसीएस के और ना रहोगे तुम शिक्षक के, तुम बीच के पेंडुलम बन जाओगे, बाद में लेखपाल भी नहीं निकलेगा, समझ गए हो, कि बैनामा इनामा कर दे किसी के यहाँ कहीं जाके। तो इसलिए करना क्या है, एक बार में सिर्फ एक पर कॉन्सेंट्रेट करना, दो पर नहीं। तो सुनो, इतना बात समझ में आया। अब पहुँचे बढ़िया, जब पहुँचे तो जैसे पहुँचे वैसे ही दुकान बंद, फिर जो दिल पे गुजरती है वही कहलाता है प्रणोद। उस समय कोई कह दे चलो समोसा खा लो, तुम ही खाओ समोसा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो जो अंदर से कहता है नहीं तुम ही खा लो समोसा, हमको नहीं खाना समोसा, जैसे नहीं समझे बात को। जब आपकी कोई आवश्यकता हो, सरल भाषा में समझो, जब कोई आपकी आवश्यकता हो और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप वो काम ना हो, तो अंदर से जो उलझन मचती है ना, गुस्सा आता है, वही कहलाता है प्रणोद। और यही था महेंद्र सिंह धोनी को, जो अभी आई थी अनटोल्ड स्टोरी पिक्चर में, याद है ना, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे, हमने देखा नहीं, हमने ऐड देखा था, हमने 3 ही पिक्चर देखी, जय माता दी, जय संतोषी माँ, जय राजा हरि। अरे भगवान का नाम है, कम से कम ले लिया करो, है ना। सब एक हैं, ईश्वर अल्लाह भगवान सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, ठीक है। ये हम सब अलग हैं, उन्होंने तो हम लोग को एक जैसा बना के भेजा, लेकिन हम लोगों ने डाइवर्सिटी कर दी, हम लोग जैव विविधता के प्रतिपादक हैं, ठीक है। जहाँ पाते हैं वहाँ जैव विविधता बना देते हैं, बस एक तरीका चाहिए होता है, समझे। तो गलत चीज़ है, सब एक हैं। तो सबका धर्म भी एक ही बात कहता है, क्या कहता है, मानवता को बचाओ, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे आपकी गीता हो, सब क्या कहते हैं, मानवता को बचाओ। ऐसा कोई धर्म नहीं कहता कि मानवता का हनन करो, कोई कहता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, अभी कोरोना में क्या कर रहे थे, पानी वाला इंजेक्शन लगवाते थे और 1 लाख रुपए ले लेते थे किसी निर्धन से, उसकी तो जान जा रही है ना। अरे बहुत खेल हुआ है इस बार, समझ रहे हैं बात को, बहुत गलत हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा पैसा निकल आता है लोगों का बाहर। ऐसा पैसा लेने से पहले एक बार आदमी को सोचना चाहिए, कर्म वापस आता है लौट के, और बहुत विकट रूप में आता है, ब्याज समेत आता है। इसलिए कभी कोई गलत काम मत करना, बता रहा हूँ, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र मत करना, नहीं तुम्हारे खिलाफ ऐसे षड्यंत्र होंगे ना कि तुम खुद नहीं समझ पाओगे, इसलिए कह रहे हैं कुछ मत करना। और दूसरी बात सुन लो, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, कल को आप भी माता पिता बनोगे, ठीक। एक चीज़ और बता दें, एक हम ये बात नहीं कहते, ये किताब, ये बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, और अपने बुजुर्गों से भी पूछ लीजिएगा, माता पिता का जो भी कर्म होता है वो उसकी संतानें भोगती हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल कड़वा सत्य है। तो जैसा माता पिता करते हैं वैसा ही उनकी संतानें भोगती हैं। तो कल को आप भी माता पिता बनोगे, इसलिए माता पिता आपकी चिंता करते हैं। तो आपको क्या लगता है, बार बार फ़ोन कर रही हैं, बार बार नहीं कर रही, कल को आप भी जब माता पिता बनोगे तो आप भी बार बार फ़ोन करोगे, और फिर आपको जो उत्तर मिलेगा तो आपको भी उतना ही दुख होगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी माता पिता का दुख दिल नहीं दुखाए। और सुनिए, जो वो कहें उसको माना करिए आप लोग, वही क्या है, कड़वा सत्य है, और उसके अलावा और भी कोई सत्य नहीं। और जिसने इन 2 काम को नहीं किया वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। स्टाम्प पेपर पे लिख लो हमसे स्टाम्प पेपर पे, जिसने अपने माता पिता कहना नहीं माना या उनकी इज्जत नहीं की, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे वो आइंस्टाइन के पिताजी क्यों ना हो। देख लेना, चेक कर लेना तुम इस बात को। और जितने लोग आज सार्थक हैं उनका एक बार जरा इतिहास चेक करना, वो अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। ऐसा कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं मिलेगा जो, वो बात अलग है कि अब्राहम मैस्लो की सामाजिक आवश्यकता पूर्ति हो गई, जॉब लग गई, रोजगार क्या है, सामाजिक आवश्यकता है, विवाह क्या है, अब सामाजिक आवश्यकता है, पूर्ति हो गई, तो फिर सम्मान की भावना तो आनी है, फिर तो व्यवहार चेंज हो ही जाता है। अक्सर देखे होंगे कि यार जब पहले अच्छा दोस्त था, जब से शादी हो गई बदल गया, अब तो मिलता ही नहीं है, ऐसा आता है ना। अब्राहम मास्लो की 5 मांगें थी, जिसमें से एक मांग थी क्या, सामाजिक आवश्यकता, और उसमें उसने यही बताया था, कहा था कि इंसान का बिहेवियर चेंज होता है जब उसकी नीड्स पूरी होती चली जाती हैं, समझ गए। तो इसलिए व्यवहार अपना बना के रखिएगा। तो हिलगार्ड ने क्या कहा था, आवश्यकता से प्रणोद, समझ गए। प्रणोद कौन सी चीज़ है, प्रणोद महसूस किया आपने, जब आपकी कोई बहुत फेवरेट चीज़ होती है और वो आपको देखने को
नहीं मिलती या खाने को नहीं मिलती तो एक उलझन होती है, गुस्सा आता है अंदर से, वही कहलाता है क्या? प्रणोद या अंतर्नोद। तो आवश्यकता से कौन जन्म लेता है? प्रणोद। किसने कहा था? हिलगार्ड ने। याद हो गया? भूलोगे तो नहीं। अभिप्रेरणा कितने घटक? 3 घटक। जिंदगी में मोटिवेशन सिर्फ 3 चीज़ों से आता है। पहली होती है आवश्यकता। बहुत सारे लोग यहाँ पर आवश्यकता से बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, टीटी के लिए, उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या है? भर्ती एक सिर्फ आवश्यकता है। काहे के लिए? समाज में स्टेटस दिखाना है, मोबाइल लेना है, गाड़ी लेना है, अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है। उनका कोई भी परिप्रेक्ष्य नहीं है। एक आवश्यकता के लिए तैयारी होती है, अभिप्रेरणा होती है, और ये सक्सेस नहीं दिलाती, ये सक्सेस नहीं दिलाएगी। ठीक। दूसरी होती है प्रोत्साहन। ये भी एक प्रकार की अभिप्रेरणा है, ये भी बहुत खतरनाक अभिप्रेरणा है। ये 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। आता है टीटी में घटिया सा क्वेश्चन, दंड है, ऊपर लिखा रहता है सकारात्मक नकारात्मक दोनों कोई नहीं, तो रिक्शा वाला भी जानता है नकारात्मक मारो। 68-500 में भी यही घटिया क्वेश्चन आया था, लिखा था उसमें दंड होता है, लिख दो बड़ा बड़ा नकारात्मक अभिप्रेरणा। पेपर उतना स्टैंडर्ड का आएगा ही नहीं, बहुत लो लेवल का आएगा, परेशान ना हो। ठीक। तो क्या हम बता रहे थे? हाँ, प्रोत्साहन। अब देखो बहुत सारे लोग तैयारी, अब आप ही लोग बहुत सारे में हो गए तो सबको सकारात्मक और नकारात्मक प्रोत्साहन मिलता होगा। सकारात्मक प्रोत्साहन भी मिलता है, यू कैन डू इट, भाई कोशिश करो, तुमसे हो जाएगा, तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है, बस तुम जीएस तैयार कर लो, तुम्हारा रीजनिंग हो ही जाएगा, मैथ आती है, रीजनिंग कर लोगे और तुम आराम से कोई ना कोई भर्ती निकाल लोगे, बढ़िया एसएससी निकाल लोगे, कुछ भी निकाल लोगे, नौकरी कर लोगे। मोटिवेशन मिला, सकारात्मक। प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो प्रोत्साहन कैसा? अभिप्रेरणा हुआ, सकारात्मक हुआ। ठीक। लेकिन वहीं पर यही प्रोत्साहन एक और भी होता है जो मम्मियाँ लड़कियों को किचन में देती हैं। देखो वर्मा जी की लड़की को नौकरी पा गई और बैंक में लड़का है मैनेजर, और तुम इतना पढ़ाएं लिखाएं तुमका हैं बस इसी दिन के लिए, तुम बस चौका बर्तन मांजो, बस तुम यही लायक हो, तुम ना निकालो टीटी अब की बार, पढ़ो ना तुम टीटी, है ना? हैं तो फिर इमोशनल हो जाती हैं मम्मी लोग, नहीं हो जाती हैं, समझाते समझाते इमोशनल हो जाती हैं, अरे बन जाओगी, कुछ हो, ये हो जाए, ऐसा है ना, इतना बाद में ये भी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा को झेलना है ये भी बता देती हैं इमोशनल, नहीं तो अगर तुम ना होती तो हम कब का चले गए थे अपने घर, है ना? अरे वो प्रेम होता है, ये भी व्यक्त करने का क्या है? प्रेम है, समझे? ऐसा थोड़ी ना कि रियलिटी में वो कहती हैं, वो एक प्रेम है। लड़ाई झगड़ा भी क्या होता है? एक प्रेम को व्यक्त करने का क्या होता है? तरीका होता है। घर में आप लोग भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़ा करते कि नहीं करते हैं? बहुत झगड़ा करते हैं, लेकिन क्या वो क्या मतलब रियलिटी वाला झगड़ा होता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान झगड़ा थोड़ी ना है, वो सिर्फ एक प्रेम वाला झगड़ा होता है। तो प्रेम जहाँ होगा वहाँ पर खटपट होनी है, वो स्वाभाविक सी चीज़ है। तो समझ में आई सकारात्मक? जैसे 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 पिताजी लड़कों को, इधर लड़कों को भी बता देने कहोगे लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है ये, है ना? ये खुद लैंगिक पूर्वाग्रह से, खाली लड़कियों का एग्जाम्पल बताता है। जैसे लड़के मनाते हैं कि पिताजी के सामने ना पढ़ी, अगर पढ़ गए तो पिताजी अभी पूरी क्लास ले लें। अब पढ़ गए गलती से, अब पिताजी तो तैयार रहा थे, उनके पास 2 पुनर्बलक रहा था, एक शाब्दिक एक अशाब्दिक। कहीं नहीं आओ, कहीं पढ़त कहाँ नहीं, दिन भर घूम रहे हो, ये है वो है, दुनिया को समझाएंगे। सकारात्मक ने कहा औत्यम कहो, क्रोध आ गया अंदर से, एक भाव आ गया अंदर से, तो कहो अशाब्दिक को दे दें, भाड़ से घुमा दे दें। वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के पुनर्बलक देते हैं। ठीक है, तो यही है प्रोत्साहन। किसी को कोई घर से भगा, बहुत सारे बच्चे को सुना दिया जाता रात में तो सवेरे 4 हो जाते, तो उनकी अम्मी तो कहाँ जा रहे हो? कहीं यार जा रहे हैं टीटी की तैयारी करने। कहीं कहाँ आ रहे? कहीं बैठ जाएंगे जाके, यार क्या दिक्कत है ना? बहुत पिताजी सुनाए, अब हम जा रहे हैं पढ़ने, अब आप टीटी करेंगे। ठीक, ऐसे भी। तो प्रोत्साहन कैसा होता है? अब क्या ऐसे लोग सफल हो सकते हैं जीवन में जो प्रोत्साहन से 2 दिन बैठेंगे, तीसरे दिन भाग जाएंगे? थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर दीपक समझ में नहीं आएगा तो तीसरे दिन वो भाग जाएंगे, चौथे दिन रुकेंगे नहीं वहाँ पे। समझ गए बात को? प्रोत्साहन समझ में आया? इनको खाली इसलिए ना पढ़ो टीटी में आएंगे, इसलिए भी पढ़ो कि आपके जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। समझ रहे हैं बात को? आपके जीवन में भी बहुत काम देंगे। नहीं समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। उसके बाद आता है प्रणोद या अंतर्नोद। ये प्रणोद और अंतर्नोद क्या चीज़ होती है? ये प्रणोद और अंतर्नोद क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया। किसी चीज को प्राप्त, लिख लो हिंदी में सरल भाषा में, किसी चीज, नहीं तो भूल जाइए कुछ दिन बाद, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो तनाव अंदर आ जाए, जो गुस्सा अंदर आ जाए, वही क्या कहलाता है? अंतर्नोद। और ये होना चाहिए जीवन में। ठीक है, होना ही होना चाहिए, बिना इसके जीवन में सफलता नहीं मिलती। और यही अभिप्रेरणा का सबसे प्रमुख घटक है। बिना उलझन, बिना गुस्सा आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए? क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको सही दिशा दिखाती है, और सबके अंदर होती है। लेकिन हम लोग ना, हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम लोग सरल काम पहले पसंद करते हैं, कठिन काम जीवन में नहीं करें। अभी आपसे कोई कहता है चलो कठिन वाले क्वेश्चन लगाया जाए, तो आप सीधे सरल वाले क्वेश्चन लगाओगे, कठिन काम जीवन में करोगे ही नहीं। ये ह्यूमन टेंडेंसी। जैसे कहते हो यहाँ थूकना मना है तो वहीं थूकोगे,
वहीं पे थूकोगे, इसको मत देखना, तो वो जब तक देख नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं। ये बात किसी से मत कहना, जब तक कह नहीं लेगा तब तक वो मानेगा नहीं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो प्रणोद समझ गए, प्रोत्साहन समझ गए और आवश्यकता समझ गए। क्लियर इतनी बात? चलिए अब 2-4 वैज्ञानिक हैं, तो अभिप्रेरणा में तो कम से कम 15 वैज्ञानिक हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन हम सिर्फ आपको केवल 4 दिखाएंगे, और इन्हीं 4 में से एक इस बार टीटी में जरूर आएगी पेपर में। ठीक, तो सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिप्रेरणा के बारे में एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना कथन व्यक्त किया, नाम था उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है उनका, अभी बताएंगे क्या है, पहले लिखो। और ये परिभाषा आएगी ज़रूर इस बार टीटी में, या फिर आपकी शिक्षक भर्ती में आएगी। लिखो, अभिप्रेरणा वह आंतरिक दशा है, 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 अभिप्रेरणा वह आंतरिक दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करती है, जो किसी क्रिया को आरंभ करती है। रट लेना, अपनी आत्मा में बसा लेना, यही दिखेगी इस बार पेपर में। जो किसी क्रिया को आरंभ करती है, जो किसी क्रिया को आरंभ करती है, ठीक है, नियमित करती है। आरंभ करना ही नहीं होता है, नियमित करना भी होता है। आरंभ करती है, नियमित करती है और मंजिल तक भी पहुंचाती है, संपन्न करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा वो बेकार होती है जो केवल रात में जोश तो दिला देती है कि सवेरे हम बस मिलिट्री में भर्ती होकर गोली चला देंगे जाके। जैसे रात में देशभक्ति वाली पिक्चर देख लो तो मार जोश आ जाता है, अंदर से खून खौलने लगता है कि बस अभी मिल जाए बम हमको, सीधे हमको भेज दिया जाए, बस हम वहाँ बस उड़ा दें जाके सबको। और जहाँ रात में सोयो तहाँ सवेरे या रात में बोलो जोश आ जाता है, अब हम भी जो है सुबह पढ़ेंगे अच्छे से 4 बजे उठ के। जहाँ कछुआ की तरह रजाई से मुँह निकालो बाहर, फिर अंदर घुस जाइए वही के अंदर, और फिर रजाई ओढ़ के फिर प्रेम से सो जाइए। तो अभिप्रेरणा जो होती है, यहाँ तक ही वाली अभिप्रेरणा खतरनाक होती है। अभिप्रेरणा वो होती है जो अभिप्रेरणा रात में प्रेरित करे और सवेरे कछुआ नहीं, पूरा शरीर बाहर निकाल दे रजाई से बाहर, नियमित कर दे। और नियमित करके बनने के बाद आदमी क्या करे, जब तक टीचर बन ना जाए तब तक रोज ठंडी में बैठा रहे। दैट इज अभिप्रेरणा। और ऐसे ही लोग जब तक वो सुने, दशरथ मांझी को सुने होंगे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, यही था, वही था अभिप्रेरणा। बहुत खतरनाक चीज़ होती है अभिप्रेरणा, ऐसे लोगों को वहाँ पहुँचा सकती है। मैं फिर बता रहा हूँ, पगलवा का ले आओ, वो IAS बन जाएगा अगर अभिप्रेरणा को सड़ दे वही के अंदर। और जो पिक्चर आ रही है उसमें यही है, वो आधा वो उसका ब्रेन काम नहीं करता, लेकिन वो बताओ बिजनेसमैन बन जाता है बाद में। और ये रियल स्टोरी पे बनी है पिक्चर, ठीक है, देखिएगा जरूर, मोटिवेशन वाली पिक्चर है, ऐसी पिक्चरें जरूर देखनी चाहिए। तो समझ गए, परिभाषा याद रहेगी जीवन में। ऐसी परिभाषा, अभिप्रेरणा वह है जो रात में टीचर बनने का जोश दिलाए, सवेरे रजाई से मुंडी निकलवाए और लास्ट में टीचर बना दे। तो ये किसने कहा था? गुड महोदय ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गुड महोदय की परिभाषा है, याद रखिएगा, ये आएगी पेपर में, ठीक है। हम वही बोल रहे हैं जो परीक्षा में आएंगी, गुड की परिभाषा। अगली परिभाषा लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटी है, बहुत अच्छी है, लिखो। भी पहले भी बता चुके हैं हम, बार बार दोबारा फिर बता रहे हैं। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, स्किनर महोदय, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, स्किनर महोदय, स्किनर। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मोटिवेशन इज अ हाईवे टू लर्निंग, मोटिवेशन इज अ हाईवे टू लर्निंग, ठीक है। लर्निंग का बहुत बड़ा NH4 है ये, ठीक है, इस पे गाड़ी दौड़ाए रहो। अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है जीवन में, याद रखिएगा, कुछ हो ना हो दिल में अभिप्रेरणा होनी चाहिए, आप सफल हो जाओगे। समझ रहे हो ना बात को? मान लिया तो जीत गए, नहीं माने तो। बाबर को जानते हो? बाबर ने बहुत बड़ी बात कही, कभी भी हार जाना तो बाबर से बस एक ही बात सीखने को मिलती है। बाबर ने कहा था कि हार गया था ना, वो बाबर हार गया था, कभी हारता नहीं था लेकिन हार गया। बाबर बहुत बड़ा आदमी था, नहीं, अफगानिस्तान का रहने वाला था। तो बाबर ने कहा था कि मतलब जो है हार गए तो क्या हुआ, अंदर से शिद्दत जो है, अंदर से जज्बा और शिद्दत आज भी जिंदा है, और वो हमें कभी झुकने और सजदा करने के लिए कभी भी अंदर से हमको मंजूरी नहीं देगा। हम लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। समझ गए बात को? तो लड़िए आप भी अंतिम दम। आपका एक ज़मीर होना चाहिए अंदर जो आपको कहे कि झुकना नहीं, हार जाइए, हार गए, हार एक्सेप्ट है। वैसे रानी लक्ष्मीबाई, हार एक्सेप्ट है,
सुभाष चंद्र बोस, हार एक्सेप्ट है। चंद्रशेखर आज़ाद, हार एक्सेप्ट है। भगत सिंह, हार एक्सेप्ट है। पता था इनको कि हम जीतेंगे, पहले से पता था कि हम हारेंगे। ये जब जेल भी जाते थे तो बता देते थे कि हमारा बचना संभव। सबसे प्रैक्टिकल बात इन लोगों की देखने को मिलती है कि ये लोग लिख देते थे कि हम बचेंगे, इनको मालूम था हम नहीं बचेंगे, फिर भी देखिए अंतर्नोद अंदर से। तो यही वही जिनके अंदर अंतर्नोद है वही जीवन में आज कुछ अलग कर रहे हैं, नहीं तो बाकी तो सब जीवन जी ही रहे हैं। सुबह उठते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, फिर खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर मंजन कुल्ला करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर किसी डलमऊ में किसी दिन जला दिए जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। और क्या ज़िंदगी में तुम्हारी है? खाओ पियो जलो, और कुछ है कि ज़िंदगी में? तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो ना कि जीवन में आप लोगों को लोग याद रखें, बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि। रुपया पैसा कोई मतलब नहीं रखता। चलो अच्छा, हाँ अभी प्रेरणा में रुपया पैसे का भी मतलब समझ में आएगा, अभी आगे बताएंगे। 2 परिभाषा और लिखो, हम हटते हैं, चलते चलते 2 और लिखा देते हैं आपको। ठीक है, सुनो, अब की संडे से मंडे तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक, क्लियर? हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। और सुनिए, अभी किसी बच्चे का हम देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनके तक भी नोट्स पहुंच जाएंगे, उसमें हम संडे को हाईलाइटर करवा देंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत छोटा करवा देंगे, बिल्कुल इस संडे नहीं, अगले संडे बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा करा देंगे कि आपका बिल्कुल मतलब पेपर है फंस जाए उसमें से। ठीक, समझ रहे हैं? चलिए, तो जाते जाते एक और परिभाषा लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कंफ्यूज करती है परिभाषा, ये पेपर में जब भी आती है तो दिक्कत कर देती है। लिखो, अभिप्रेरणा वो मनोशारीरिक एवं सामाजिक दशा है। 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 बस हट गए हम। अभिप्रेरणा वो मनोशारीरिक एवं सामाजिक दशा है। अभिप्रेरणा वो मनोशारीरिक एवं सामाजिक दशा है जो किसी कार्य को निश्चित ढंग से करने के लिए प्रेरित करती है। जो किसी कार्य को निश्चित सब जरूर पकड़ लेना, जो किसी कार्य को निश्चित ढंग से करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, और आगे लिख लेना मैकडूगल, और ऑब्लिक में लिख लेना गेट्स। ये दोनों की परिभाषा है, और दोनों ने एक ही बात कही थी और एक ही शब्द हैं दोनों के। ठीक है, जो मिल जाए परीक्षा में मार देना, दोनों मिल जाए तो दोनों मार देना। 1 नंबर तो वैसे देगा, 1 नंबर तो वैसे मिलना है। कहता नहीं कि जिसने बी भी लगाया उसको भी देंगे, जिसने सी भी लगाया उसको भी देंगे, तो सबको। गेट्स महोदय जानते हो ना गेट्स को? गेट्स की एक परिभाषा बहुत फेमस है लर्निंग की। अधिगम, अनुभव, प्रशिक्षण एवं अभ्यास का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण या परिणाम होता है। समझ गए? किसने कहा था? गेट्स महोदय ने। क्लियर इतनी बात? ठीक, जाते जाते एक थॉमसन की लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट है थॉमसन महोदय। थॉमसन को जानते हो? थॉमसन पहले लिखवाए थे भाई, बताया था इन्होंने, मनोसामाजिक और स्वाभाविक। थॉमसन ने कहा था अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा थॉमसन का सिद्धांत है, आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है। ये शिक्षा से संबंधित है, ये शिक्षण कौशल में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए, ठीक है, शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है। हेडिंग डाल लीजिएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, हेडिंग डालिएगा अधिगम के सिद्धांत, हेडिंग डालिएगा अधिगम के सिद्धांत। कल सिद्धांत चालू करेंगे। ठीक, 5 ठो सिद्धांत पढ़ाएंगे, हैं तो 12 सिद्धांत, लेकिन हमें केवल 5 पढ़ाने हैं। पेपर में 5 आएंगे, उसके बाद भी जाते जाते हम केवल एक ही टिक कराएंगे, कहेंगे यही आएगा। 12 में से सिर्फ एक, और ये भी बता देंगे इसी लाइन में आएगा। इतना छोटा करा देंगे कि आपको खाली 4 पन्ने पढ़ के जाना है पेपर वाले दिन साइकोलॉजी में, और कम से कम 25 प्रश्न पढ़ जाएंगे। 5 प्रश्न आपके विवेक पर हैं, आप लगा पाओ नहीं लगा पाओ ये आपके ऊपर है।